हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सॉल्यूशन में। मैं गौरव एक बार फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक। और आज का टॉपिक हमने हिंदी से लिया है, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने हिंदी का पाठ्यक्रम डिस्कस किया था और उसी पाठ्यक्रम के अनुसार हमने आज का पहला टॉपिक लिया है वर्णमाला। और जितने भी टॉपिक हम करेंगे वो सभी आपके मोस्टली सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इसलिए अच्छे से करते हुए चलिएगा। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको थ्योरी ना बताकर ज़्यादातर चीज़ें समझाने का प्रयास करूँ, है ना, और ज़्यादातर डीपली जाकर, ना कि बुक के अकॉर्डिंग। मैं जो बुक में दी हुई है थ्योरी मैं आपको पढ़ा दूँ तो वो तो आप बुक से भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं समझाने का प्रयास करूँगा। देखिए, बात करते हैं वर्णमाला की। तो वर्णमाला किसे बोलते हैं, जैसा कि आप पढ़ते चले आ रहे हैं बचपन से, वर्णमाला वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को या वर्णों के समूह को क्या बोलते हैं, वर्णमाला। ये तो ठीक है बात। अगर हम यहाँ से मिलता है हमको एक वर्ड वर्ण, वर्ण को ही हम एक दूसरे शब्दों में ध्वनि बोल देते हैं, ठीक है। अब बात करें क्या दोनों चीज़ें एक ही हैं? भाई ध्वनि क्या होती है, जो मुख से हम अपनी आवाज़ निकालते हैं या कोई ध्वनि निकालते हैं, तो ये तो हो गई एक ध्वनि वाली बात। लेकिन जो हम इस ध्वनि को जिन संकेतों द्वारा लिखेंगे वो हमारे वर्ण होते हैं। तो ये क्या होता है, वर्ण ध्वनि का लिखित रूप होता है, इसको ऐसे बोल सकते हैं आप, ठीक है। और बात करें ध्वनि की, इसको उल्टा करके बोल सकते हैं कि वर्ण का मौखिक रूप, ठीक है। वर्ण का मौखिक रूप ध्वनि होता है और ध्वनि का लिखित रूप वर्ण होता है। इसी को अक्षर भी बोल देते हैं। और एक एग्जाम में ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन आया हुआ है कि अक्षर का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, तो ये होता है एनासबान। एनासबान से हमारा तात्पर्य है कि जिसका विभाजन ना हो सके या जिसको खंड खंड में डिवाइड ना किया जा सके, ना बांटा जा सके, उसको हम क्या कहते हैं, एनासबान बोलते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, ध्वनि को जिन चिन्हों से प्रदर्शित किया गया तो उन्हें हम ध्वनि चिन्ह बोलते हैं। और यही ध्वनि चिन्ह क्या होते हैं, हमारे वर्ण होते हैं, ठीक है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए इस प्रकार से कि ध्वनि चिन्ह के समूह को क्या कहते हैं, तो भी आप वर्णमाला पे ही टिक करेंगे। और एक शब्द और आया हुआ है आपके एग्जाम में, लिपि चिन्ह। अब एक बात मेरे को ये बताइए, जो हमारी लिपि, हमारी हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी है, जैसे कि आप सभी जानते हैं ना। देवनागरी लिपि हमारी एक वैज्ञानिक लिपि के रूप में जानी जाती है। वैज्ञानिक लिपि यानी कुछ ना कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं, केवल और केवल रटने वाली चीज़ें नहीं हैं, फैक्चुअल चीज़ें हैं, इसीलिए वैज्ञानिक लिपि के उस रूप में जानी जाती है। तो अगर लिपि चिन्ह की बात करें तो जब लिपि चिन्ह यानी किसे कहते हैं, लिपि चिन्ह। अगर मैं आपको पहले लिपि की ही बात करते हैं, चलो चिन्ह को बाद में रखते हैं। लिपि किसे कहते हैं, तो लिपि हमारी होती है कि किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिस शैली की आवश्यकता होती है उसको क्या कहते हैं, लिपि, ठीक है। यानी लिखने की शैली जो होती है वो हमारी कहलाती है लिपि। और उसको जिन चिन्हों से प्रदर्शित किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, लिपि चिन्ह। और वही चिन्ह हमारे क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी बना था कि लिपि चिन्हों के समूह को क्या कहते हैं, ये वीडियो 2018 के एग्जाम में आपका आया था। तो ये ध्यान रखिएगा कि लिपि चिन्ह, ध्वनि चिन्ह, वर्ण, ध्वनि, अक्षर, ये सारे एक ही होते हैं। बस आप एग्जाम में थोड़ा सा भी इस चीज़ को नज़रअंदाज मत करिएगा, या थोड़ा सा भी इधर से उधर अगर जाएंगे तो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन ध्यान से करिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें तो हो गई एक थोड़ा सा ओवरव्यू इसका कि वर्ण होता क्या है। अब बात करते हैं आगे, वर्ण का विभाजन। देखिए, वर्ण होते हैं हमारे दो प्रकार के। एक तो होता है व्यंजन। ये व्यंजन अब ऐसे लिखने लगे हैं, लेकिन ये शुद्ध रूप इसका इस प्रकार से होता है, व्यंजन, ठीक है। ये हमारा अशुद्ध रूप है, इसको अब इस प्रकार से लिखने लगे हैं, लेकिन पहले ये इस प्रकार से लिखा जाता था, देखिए। और ये होता है स्वर, ठीक है। अब बात करें वर्ण की, तो हिंदी भाषा में हमारे कितने वर्ण हैं, 52 वर्ण हैं, जिसमें कि 39 ये हो जाते हैं और 13 ये हो जाते हैं। 39 हमारे यहाँ से जैसे कैसे स्टार्ट होते हैं, कै खे गे गे, और ये यहाँ से गे तक जो कवर करते हैं व्यंजन। तो अभी हम व्यंजन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात करेंगे स्वर की। पहले स्वर समझ लेते हैं, उसके बाद में व्यंजन देखेंगे, है ना। तो अगर स्वर की बात करें
तो स्वर कौन से होते हैं हमारे? ए, आ, ई, उ, ऋ, ए, आई, ओ, आओ। ये तो हो जाते हैं 11, यानी जो 13 हमारे होते हैं ये 11 प्लस 2 की फॉर्म में होते हैं, है ना। ये हमारे 11 हो गए, 1 2 3 4 5 6, और 6 और 5 11, और इसके बाद में जो 2 होते हैं वो ये होते हैं, ठीक है। अगर हम इनको 2 को जोड़ दें तब हमारे ये 11 होते हैं, और इन दोनों को मिलाकर, यानी इन दोनों को मिलाकर हमारे 13 होते हैं, वैसे हमारे 11 होते हैं। अगर आपसे ये कहा जाए एग्जाम में कि स्वर कितने होते हैं, तो आप क्या लगाएंगे? 11। और आपसे ये कहा जाए कि कुल स्वर कितने होते हैं, तो वो कितने होते हैं? 13। किसी किसी बुक में स्वरों की संख्या 10 भी दी गई है, जो कि गलत है। आप अगर 10 क्लिक करेंगे तो वो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपको 11 ही टिक करना है, ठीक है। वो क्यों, मैं आपको बता देता हूं कि कुछ बुक वाले इसको भी क्या नहीं मानते? स्वर नहीं मानते। इसको संस्कृत का मानते, हिंदी का स्वर नहीं मानते। अब मुझे एक बात बताइएगा, वो ये बोलते हैं कि इसका यूज हिंदी में नहीं होता। जब तक हिंदी में चाहे कुछ वर्ड के लिए यूज हो रहा है, अगर हिंदी में यूज हो रहा है उसका, तो वो हिंदी में ही माना जाएगा। अब ये देखिए, जैसे व्रत अगर हम लिखते हैं तो ये भी हम हिंदी में ही यूज करते हैं। पृथ्वी है, तो इसमें क्या है? ऋ का प्रयोग हो रहा है, तो जब तक ऋ का प्रयोग हिंदी में होता रहेगा वो हिंदी में ही काउंट होगा, और ये स्वर की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो हमारे इस प्रकार से ऋ को लगाकर 11 स्वर बनते हैं, जो कि आपको एग्जाम में 11 ही लगाने हैं। अगर कुल स्वर की बात होती है तो आप 13 लगाएंगे। या फिर एक शब्द आता है मूलतः या सामान्यतः। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आए कि मूलतः या सामान्यतः स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तब भी आप कितने लगाएंगे? 11, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये तो हो गई स्वर की गिनती की बात, है ना। अब देखिए, अब बात कर लेते हैं इनकी। ये स्वर की कैटेगरी से इसलिए बाहर कर दिए गए क्योंकि इसके बाद में क्या आता है, जैसे ये इस प्रकार से बोला जाता है, अंग की बिंदी बाद में आती है अंग, तो इसके बाद में व्यंजन आता है। तो ये जो है हमारे किस रूप में प्रयोग हो रहे हैं? यहाँ पर व्यंजन की तरह। लेकिन अगर हम जब इसको यहाँ पर लेकर जाते हैं तो ये किस प्रकार से प्रयोग होते हैं? कै कै, तो इसके यानी यहाँ पर ये स्वर वाला काम करते हैं, कन कन। तो इस प्रकार से यानी ये ना तो व्यंजन की कैटेगरी में आते हैं और ना ही ये स्वर की कैटेगरी में आते हैं। ना तो ये व्यंजन की कैटेगरी में आते हैं और ना ही स्वर की कैटेगरी में आते हैं। तब इनको किशोरीदास, ये ध्यान रखिएगा, किशोरीदास वाजपेयी, जो हिंदी के साहित्यकार कह सकते हैं इनको, पंडित किशोरीदास वाजपेयी ने इन दोनों को क्या कहा? अयोग बहा, ठीक है। एग्जाम में नहीं आता, मैंने एक नॉलेज के लिए बताया कि ये अयोग बहा जो शब्द प्रयोग हुआ वो किसने प्रयोग किया था सबसे पहले? किशोरीदास वाजपेयी ने, ठीक है। पंडित किशोरीदास वाजपेयी ने ये अयोग बहा इनको कहा। वो क्यों? अयोग बहा, अयोग बहा से हमारा तात्पर्य है कि साथ ना होकर भी साथ चलने वाले क्या कहलाते हैं? अयोग बहा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारे, वैसे इनको हमारा ये जो अंग है, अब इनकी बात तो हो गई, बस केवल अयोग बहा की अभी बात करते हैं, ठीक है। बाकी अभी अयोग बहा अंग, इसको क्या बोलते हैं? अनुस्वार, और इसको क्या बोलते हैं? विसर्ग, ठीक है। और एक और होता है आपका क्या, जिसको चंद बिंदी ऊपर लगती है, उसको हम क्या बोल देते हैं हिंदी में? उसको बोलते हैं अनुनासिक, अनुनासिक। एक चीज और ध्यान रखिएगा
एक अंग हो गया, अह हो गया, एक ये हो गया, एक केवल और केवल इस तरीके का चांद बना हुआ होता है उसके ऊपर, और उसमें बिंदी नहीं होती। ठीक है, तो इसका प्रयोग कहाँ होता है, इसका कहाँ होता है, वो हम सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। तो अगर देखिए, ये होती है अयोग बहा में, ये दोनों आते हैं, ये दोनों एक अलग से हमारी हिंदी में जोड़े गए हैं। अगर बात करें अनुस्वार की, तो अनुस्वार क्या है, ये स्वर के बाद आने वाला व्यंजन क्या है, हमारा अनुस्वार कहलाता है। यानी ये जो व्यंजन है ये हमेशा स्वर के तुरंत बाद आता है, ये वो व्यंजन माना जाता है। लेकिन इसकी जो ध्वनि निकलती है वो नाक से निकलती है। जैसे अन, तो जो ध्वनि निकलेगी इसकी वो नाक से निकलेगी। ठीक है, और अगर बात करें विसर्ग की, तो विसर्ग जो है ये भी स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है, क्योंकि ये दोनों अयोग बहा में इसीलिए आते हैं। यानी अयोग बहा का अर्थ भी यही होता है कि जो मतलब जिनका योग ना हो और फिर भी वो साथ रहते हैं। यानी अयोग बहा, योग ना होकर भी साथ रहे, उन्हें क्या कहते हैं, अयोग बहा। और ये कथन किसने कहा था, यानी अयोग बहा का जो नाम दिया था वो किसने दिया था, किशोरीलाल वाजपेयी ने, किशोरीदास वाजपेयी ने, है ना। अगर हम देखो इसको देखते हैं अनुनासिक, तो अनुनासिक जो है इसकी जो ध्वनि होती है, इसकी ध्वनि हमेशा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। जैसे अगर हम बात करें, लिखते हैं हम आंख, आंख तो मुंह से भी निकलेगी और नाक से भी निकलेगी। तो ये जो अनुनासिक है इसकी ध्वनि मुंह और नाक दोनों से निकलती है। और अगर हम इन दोनों के यूज की बात करें, अनुस्वार और अनुनासिक की, तो जो ये यूज होता है ये तत्सम के लिए और ये तद्भव के लिए। यानी आप ये ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर भी अनुनासिक आएगा या चंद्रबिंदी आएगी वो हमेशा तद्भव शब्द होते हैं, तत्सम नहीं होंगे, है ना। ये आप ध्यान रखिएगा। इसमें ये कन्फर्म नहीं है, मतलब पूरी तरीके से ऐसा नहीं है, कोई कोई वर्ड इसमें भी ऐसा होता है जब अनुस्वार लगा हो और वो तद्भव निकल आए। लेकिन ये हमेशा ऐसा ही होगा कि जहाँ ये आ गया वो शब्द हमेशा तद्भव होगा। ये बिल्कुल इसमें कहीं ना कहीं इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, चलिए ये बात हो जाती है। अगर एक ये बच जाता है आपका आ के ऊपर जो ये प्लेन चांद होता है, इसका यूज होता है हमारा जब हम अंग्रेजी के शब्द हिंदी में एज इट इज़ यूज करते हैं। यानी जो अंग्रेजी में उच्चारण है अगर उन्हीं वही उच्चारण हम हिंदी में भी रखते हैं तो उसका यूज करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कॉलेज, नॉलेज, इस प्रकार से। तो आप इन चारों का यूज यानी इन चारों का प्रयोग आप समझ पाए होंगे, आशा करता हूं। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, स्वर को विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए, अगर बात करें स्वर की डेफिनेशन की, तो ये आप अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। यानी जो वर्ण अपने आप में स्वतंत्र होते हैं उनको किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, तो वो क्या है, स्वर कहलाते हैं। ए, आ, ई, उ, ऋ, ए, आई, ओ, औ। ये हमारे 11 स्वर हो गए। ठीक है, अगर हम इनकी मात्राओं की बात करें तो ये तो अपने आप में किसी भी व्यंजन में शामिल हो ही जाता है। यानी इसकी ऐसी कोई मात्रा नहीं होती। इसकी मात्रा होती है इस प्रकार से, इसकी जो मात्रा होगी वो इस प्रकार से होगी, इसकी मात्रा इस प्रकार से होगी, ये ऐसे और ये ऐसे। ये देखिए, ये सारे स्वर जो जिनकी मात्राओं के रूप में यूज होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, इनकी मात्राएं इस प्रकार से लगती हैं। आ की केवल एक डंडे वाली मात्रा होती है जो सामने लगती है, ये पीछे लगेगी। देखिए, अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली ये चीज़ें हैं। जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं, शब्द विच्छेद की बात नहीं कर रहा, वर्ण विच्छेद अगर हम करते हैं तो अगर कोई वर्ण आपको यानी इस प्रकार से दिया हुआ है, इसका मैं विच्छेद करने के लिए बोलूँ तो आप इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। अगर मात्रा पहले भी आ रही है तो भी जो स्वर आता है वो हमेशा व्यंजन के बाद ही आता है। तो ये इस प्रकार से ही लिखा जाएगा, मात्रा आगे आए या पीछे आए, लेकिन स्वर जो आता है वो हमेशा व्यंजन के बाद ही आता है। ठीक है, अब ये जो मात्राओं का जो
बात आती है मात्राओं की। मात्रा या इसके भेद की बात करें, मात्रा की अगर बात करें तो पंडित कांता प्रसाद जो गुरु हुए हैं, आचार्य कांता प्रसाद, उन्होंने कहा था कि व्यंजनों के उच्चारण के लिए, यानी व्यंजनों के स्पष्ट उच्चारण के लिए स्वरों को अपना वास्तविक रूप बदलकर जिस नए रूप में आते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उनकी मात्रा कहते हैं। यानी व्यंजनों के स्पष्ट उच्चारण को दिखाने के लिए जो स्वर अपना रूप बदल लेते हैं, क्योंकि स्वर का जो वास्तविक रूप अगर इसका आ है और हमें कै के साथ मिलाना है तो वो किस प्रकार से हो जाएगा, ये इस प्रकार से हो जाता है। ठीक है, तो हम यही बोल रहे हैं कि जब व्यंजन के स्पष्ट उच्चारण के लिए, जब व्यंजन के स्पष्ट उच्चारण के लिए स्वर अपना वास्तविक रूप बदलकर एक नए रूप में आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मात्रा। और ये किसने कहा था, ये कहा था कांता प्रसाद आचार्य ने। ठीक है, तो ये आपको हो गई डेफिनेशन किसकी, मात्रा की। अब मात्रा के आधार पर हम स्वर के भेद देख लेते हैं। काफ़ी भेद स्वर के कई प्रकार से किए गए हैं, हम मोस्टली एग्जाम की दृष्टि से देखेंगे। पहले तो देख लेते हैं मात्राओं के आधार पर। मात्रा के आधार पर तो पहला होता है आपका हस्व या लघु स्वर, दूसरा आ जाता है आपका मध्य या दीर्घ स्वर, तीसरा हो जाता है प्लुत। इसी को हम बोलते हैं एक मात्रिक, इसको बोलते हैं द्विमात्रिक और इसको बोलते हैं त्रिमात्रिक। ठीक है, तो ये इसके तीन भेद किसके उसमें है, ये मात्रा के आधार पर है। एक मात्रिक में जो हमारे स्वर आते हैं वो कौन से आते हैं, ए, ई, उ और ऋ। ये ऐसे स्वर होते हैं जो मूल स्वर होते हैं, यानी इनकी सहायता से ही बाकी स्वर बनते हैं, ये किसी की सहायता से नहीं बनते हैं ना। तो ये एक मात्रिक इनकी यानी एक मात्रा होती है, इसलिए इनको इस कैटेगरी में रखा गया है। जो बाकी स्वर है द्विमात्रिक यानी जिनसे बनते हैं आ, ए और आ को मिलाकर आ बन गया। इसी प्रकार से बड़ी ई यानी ई को मिलाकर बन जाती है, यानी दो स्वरों से मिलकर जो स्वर बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर। ई, उ, ए, आई, ओ और औ। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, दीर्घ स्वर। अब एक अंतर इसमें यह भी होता है कि इनको जब हम बोलते हैं तो हमें कम समय लगता है जैसे ए, और इनको जब हम बोलेंगे तो हमको इनसे दुगना समय लगेगा जैसे आ, उ। तो इस प्रकार से इनको समय बोलने में ज़्यादा लगेगा। और जब त्रिमात्रिक की बात करते हैं तो इनको बोलने में, जो त्रिमात्रिक शब्द होते हैं वैसे तो ये संस्कृत में ज़्यादा यूज होते हैं, लेकिन फिर भी हम हिंदी में अगर बात करें तो अगर जैसे ओम अगर हम लिख दें तो इसको इस प्रकार से लिखते हैं ओम, यानी जब किसी शब्द को खींच कर बोला जाए, यानी उसमें और ज़्यादा समय, जैसे इसमें जितना समय लग रहा है उससे भी ज़्यादा समय लगे, या किसी को पुकारने में, या फिर कोई नाटक संवाद अगर चलता है तब हम उसका प्रयोग प्लुत स्वर का किस में करते हैं, संवाद या किसी को पुकारने में। सपोज जैसे हम किसी को बुलाते हैं कि राम, तो जब राम दूर खड़ा हुआ है और उसको हम पुकारते हैं राम, तो वो राम थोड़ा सा खिंच जाता है, और आपने कहीं कहीं देखा होगा किसी पुस्तक में वो इस प्रकार से लिखा हुआ होता है। तो ये इसका मतलब क्या होता है कि वो उस वर्ड को खींच कर बोल रहा है कि राम। तो इस प्रकार के जब स्वर आते हैं तो वो क्या बोलते हैं, उनको प्लुत स्वर बोलते हैं, प्लुत। ठीक है, तो इनका जो प्रयोग होता है वो या तो संवाद में होगा, नाटक में होगा, या फिर किसी को पुकारने में होगा, तब इनका प्रयोग होता है। तो ये तो हो गई मात्रा के आधार पर किसकी, स्वर का वर्गीकरण। अब आता है नेक्स्ट आपका, अगर वर्गीकरण की बात करें तो जो अभी हमने एक भाग पढ़ा इसका मात्राओं के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, वो किस प्रकार से था, हस्व स्वर या लघु स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, वो तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है जीव उठाने के आधार पर। जीव उठाने के आधार पर यानी उसमें हमारे तीन भागों में डिवाइड होता है। एक तो जीव का अगला भाग, जैसे अगर ये आपकी जीव है, ठीक है, तो जो अगला भाग आपका यूज होगा वो उसके जो स्वर बोले जाएंगे, जैसे ई,
तो ये जीभ के अगले भाग से बोला जा रहा है। तो इस प्रकार के जितने भी स्वर होंगे ई ए, इन सभी को बोलने में जीभ का अगला भाग जो हमारा प्रयोग में होता है उसको बोलते हैं अग्र स्वर। ठीक है, मध्य स्वर यानी जो जीभ के मध्य भाग से बोले जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? केवल और केवल एक स्वर बोला जाता है यहाँ पर ए, तो उसे बोलते हैं हम मध्य स्वर। ये जीभ उठाने के आधार पर वर्गीकरण करा है हमने। ठीक है, और नेक्स्ट आपका आता है पश्य स्वर यानी जो जीभ के पिछले भाग से, जो पिछले भाग से बोले जाते हैं, जैसे उ ओ औ आ। तो इस प्रकार के जो ये स्वर आते हैं वो आपके आते हैं पश्य स्वर में। लेकिन इसमें आप ये ध्यान रखिएगा, आप ये कहें कि हम तो ऐसे ही बोल लेते हैं अगले भाग से, यानी जैसे अगले भाग के आ रहे हैं तो हम ये, जैसे ये मध्य भाग से आ रहा है और ये पीछे भाग से, कि हम तो ऊ भी आगे भाग से बोल लेते हैं। अगर आप लोग ये प्रयोग नहीं कर रहे हैं कि अग्र भाग वाले अग्र भाग से नहीं बोल रहे हैं, पिछले वाले पीछे भाग मतलब पश्चिम वाले पिछले भाग से नहीं बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसी प्रकार से हमारी भाषा में चेंज होता चला जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी जो लैंग्वेज चेंज होती है या जो अक्षर या वर्ण बदलते चले जाते हैं वो इसीलिए बदलते चले जाते हैं कि पहले हम संस्कृत भाषा बोलते थे, धीरे धीरे हम हिंदी की तरफ आ गए और इसीलिए हमारी हिंदी की शैली भी आगे बिगड़ती चली जाएगी अगर हम उनका उच्चारण सही प्रकार से नहीं करेंगे। तो ठीक है, ये तो हो गई जीभ उठाने के आधार पर। नेक्स्ट आपका आता है होठ या ओष्ठ की स्थिति के आधार पर स्वर हमारे दो प्रकार की कैटेगरी में आते हैं, यानी एक तो आवृतमुखी और एक होता है व्रतमुखी। आवृतमुखी से मतलब ये है कि जिन स्वरों को पुकारते हुए हमारा जो होठ होते हैं वो गोलाकार स्थिति में नहीं आते, उन स्वरों को हम बोलते हैं आवृतमुखी। तो जैसे अगर हम इसको पुकारे ए, तो इसमें भी हमारे जो होठ हैं वो गोलाकार स्थिति में नहीं आएंगे, या जितने भी ये स्वर हैं वो उनको बोलते हुए हमारे होठ गोलाकार स्थिति में नहीं आएंगे। चाहे आप कोई सा भी बोलकर देख लो, ई ए रिर, तो इसमें गोलाकार नहीं आते हैं। लेकिन व्रतमुखी जो हमारी एक स्वर है, व्रतमुखी में जो स्वर बोले जाते हैं उनमें हमारे होठ गोलाकार स्थिति में आते हैं। ऊ ओ आओ, तो इसमें जो होठ हमारे होंगे वो गोलाकार स्थिति में होंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई ओष्ठ के आधार पर। नेक्स्ट आपका आता है मुख द्वार खुलने के आधार पर। तो ये हमारे चार प्रकार की कैटेगरी यानी चार प्रकार के जो विभाजन किया गया है, संवृत, अर्धसंवृत, अर्धविवृत और विवृत। संवृत से हमारा तात्पर्य यह है कि ये जो स्वर होते हैं, ये स्वर जो संवृत की कैटेगरी में रखे गए हैं, इनको पुकारते हुए हमारा जो मुख होगा वो लगभग बंद होता है। जैसे ई उ और उ, तो ये हम अंदर भी बोल सकते हैं। तो ये हमारे संवृत की कैटेगरी में आते हैं। इसमें क्या है अर्धसंवृत में कि हमारा मुंह आधा बंद होता है, ए ओ, और अर्धव्रत में क्या है, अर्धव्रत में है कि आधा खुलता है, ए आओ। और जो हम बी व्रत की कैटेगरी की बात करें तो बी व्रत में जो स्वर हमारा आता है आ, तो उसमें हमारा मुख द्वार पूरा खुलता है, तभी हम इसको बोल पाते हैं जैसे आ, तभी हमारा एक शुद्ध उच्चारण निकलता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर इतनी सारी कैटेगरी हैं तो इनका क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा। आपको एग्जाम में दे देगा कि निम्नलिखित में से बी व्रत का स्वर कौन सा है। आपको चार स्वर दे दिए, उसने बी व्रत का पूछ लिया, तो आप वहां पर कैसे सेलेक्ट करेंगे, इस प्रकार से क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा। या फिर ये दे देगा कि कौन सा स्वर मध्य स्वर है, तो इन कई दो तीन ऑप्शन आपको दिए हुए होंगे, लेकिन उनमें से एक मध्य स्वर होगा तो वो आपको क्लिक करना होगा। लेकिन बात आती है कि इनको याद कैसे किया जाए। ठीक है, याद करने का एक छोटा सा जो ट्रिक है वो मैं आपको बता देता हूं कि आप कैसे याद करेंगे, क्योंकि इतनी सारी कैटेगरी हो रही है, सबको याद करना या याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, चलिए मैं प्रयास करूंगा आपको, क्योंकि ये जो होठ की स्थिति वाली जो एक तो मात्रा के आधार पर जो हमने किया था कि लघु और दीर्घ, वो भी आप याद रख सकते हैं और होठ की स्थिति के आधार पर भी याद रख सकते हैं। मेन जो प्रॉब्लम आती है वो इन दोनों में आती है, एक तो जीभ उठाने के आधार पर और एक मुख द्वार खुलने के आधार पर, और यही दोनों एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्हीं से अभी तक मोस्टली क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यही दोनों से। तो देखिएगा आप क्या करेंगे, सिंपल से दो लाइन इस प्रकार से खींचने के बाद में चार रो बना लेंगे उसकी। ठीक है, ये आपका हो गया यहां पर अग्रभाग, ये हो जाता है मध्य, ये हो जाता है पश्चिम, और इसी अग्रभाग के हम साइड में लिखेंगे संवृत, ये आ जाएगा अर्धसंवृत,
ये यहाँ पर आ जाता है बीव्रत, अर्ध बीव्रत, और ये आ जाएगा यहाँ से बीव्रत। ठीक है, ये जो कैटेगरी है ये अग्रभाग की आएगी। अब मैं आपको समझाता हूं कैसे। ये आपकी जीभ होती है यहाँ पर, ये यहाँ से टच करती हुई जाएगी। ठीक है, जो हमारे समृद्ध कैटेगरी में आते हैं, कौन कौन से आते हैं? ई ई उ उ। तो ये वाले यहाँ पर लिखेंगे आप, ई ई, दो यहाँ पर आ गए, इनको थोड़ा सा इधर साइड में लिख लेते हैं। अर्ध समृद्ध, अर्ध बीव्रत और बीव्रत। ठीक है, ये समृद्ध में कौन से आते हैं हमारे? ई ई और उ उ। तो दो इधर आ गए और दो हम इधर लिख लेते हैं, उ उ। नेक्स्ट आता है हमारा अर्ध बीव्रत। अर्ध बीव्रत हमारा, सॉरी अर्ध समृद्ध, अर्ध समृद्ध में आता है हमारा ए और ओ। तो ए हमने यहां पर एक लिख लिया, एक हमने यहां पर लिख लिया ओ। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका अर्ध बीव्रत। अर्ध बीव्रत में हमारा एक ए हमने यहां पर लिख लिया, एक ए हमने, सॉरी ओ हमारा यहां पर आ गया। जो यहां पर बचता है एक बीव्रत वाला आ, बीव्रत वाला आ, वो हमने यहां पर लिख लिया। ठीक है, और जो केवल और केवल ये वाला स्वर है हमारा ए, वो हमने, ये आ जाता है यहां पर। अब ध्यान रखिएगा, जो अग्र वाले स्वर हैं वो ये आ जाएंगे, और जो पश्च वाले हैं वो ये आ जाएंगे। देख लीजिएगा आप, पश्च में कौन से हैं? उ उ ओ ओ आ, उ उ ओ ओ आ। ठीक है, तो ये पांच आ गए। और इसी प्रकार से अग्र में कौन से आ गए? ई ई ए ए, ये यहां पर तो ई ई ए ए, और रिर यहां पर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये चारों अग्र में आ गए, मध्य में आपका ये आ गया। अगर समृद्ध की बात करें तो समृद्ध में आपके ये चारों होते हैं, अर्ध समृद्ध में ये दोनों होते हैं, अर्ध बीव्रत में ये दोनों होते हैं। तीनों आप नोट कर सकते हैं, अर्ध बीव्रत में ये तीनों होते हैं। यहां पर भी आप क्या है, ए इसी कैटेगरी में आ जाता है ना, तो ये भी आप लिख सकते हैं। और उसके बाद में बीव्रत में कौन सा होगा? रिर और आ। तो ये एक ट्रिक समझ लीजिए, या इसको याद करने का तरीका समझ लीजिए। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। ये जीभ का मध्य वाला भाग है, इसलिए ये मध्य में आता है। और अग्र, मध्य और पश्च ये हो गए, और समृद्ध, अर्ध समृद्ध, अर्ध बीव्रत और बीव्रत ये हो गए। तो इसको याद रखने का तरीका आपका ये बेस्ट मुझे लगा, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों से के साथ भी ये डिस्कस किया जाए। ठीक है, समझ आया ना? सिंपल है, अग्र मध्य पश्च, और ये चार इधर आ जाएंगे, ये तीनों इधर आ जाएंगे। तो ये जो दोनों आपके वर्गीकरण, यानी दोनों जो भाग हैं, जीभ उठाने के आधार पर और मुख द्वार खुलने के आधार पर, ये दोनों इसी आपकी ट्रिक में आपको याद करने के लिए काफ़ी है। ठीक है, यानी याद आपको इस तरीके से अच्छे में से याद हो जाएंगे। तो ये तो हो गई स्वर की बात। तो स्वर का जो अभी तक सारी चीज़ें थी, स्वर की जो जितनी मैं बता सकता था आपको, क्योंकि इससे ज़्यादा डीपली जाएंगे तो फिर वो पीजीटी लेवल हो जाएगा, है ना। अभी इसका और भी वर्गीकरण है स्वर का, लेकिन आपके जो ग्रेजुएशन तक के जो एग्ज़ाम हैं उसमें इससे ज़्यादा नहीं आता है। ठीक है, तो पीजीटी या नेट वगैरह में जाओगे तो उसके लिए आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता है। तो आपके लिए इतना ही काफ़ी है। तो स्वर आपका ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम व्यंजन पढ़ेंगे, है ना। तो स्वर आपका कंप्लीट हो जाता है, और व्यंजन में भी कुछ समय लगेगा। स्वर का थोड़ा सा एक मतलब एक पार्ट रह गया है कि कौन सा स्वर कहाँ से बोला जाता है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा। और ये जितने भी चीज़ें मैंने बताई हैं, ये मैंने केवल और केवल समझाने की दृष्टि से आपको एक्सप्लेन किया है। बाकी बुक में भी लिखी हुई है, बुक से भी आप याद करेंगे, लेकिन मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं आपको समझाऊं जिससे आपके माइंड में चीज़ें हमेशा के लिए बैठ सके। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इसके टॉपिक के साथ, यानी जो व्यंजन हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।